हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष उमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 1 जिसका टाइटल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उनसे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 1 जिसका टाइटल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक है। तो हम आपको बता दें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि एन एस्से होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन एस्से। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि एन एस्से होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एस्से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ और निधन कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 को और निधन 1948 ईस्वी को हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1869 टू 1948 होगा। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज, यानी कि महात्मा गांधी इस नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि महात्मा गांधी किस नाम से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पिताजी, ऑप्शन बी बापू और द फादर ऑफ द नेशन, ऑप्शन सी चाचा और ऑप्शन डी अंकल। तो हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी बापू और फादर ऑफ द नेशन, यानी कि बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि बापू और फादर ऑफ द नेशन होगा। महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि बापू और फादर ऑफ द नेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि हु वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कि निम्नलिखित में से, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन एक राजनेता से कहीं ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता हैं। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी, उनमें से ऑप्शन सी यानी कि महात्मा गांधी जो हैं वह एक राजनेता से कहीं ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि महात्मा गांधी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कि महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपने मुख्य हथियार किसे माना था। तो हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना मुख्य हथियार सच्चाई और अहिंसा को माना था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस होगा। महात्मा गांधी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सच्चाई और अहिंसा को महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना मुख्य हथियार माना था। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी कि महात्मा गांधी जी भारतीय राजनीति में कब से कब तक समर्पित रहे। तो हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में समर्पित रहे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि 1915 टू 1948 होगा। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1915 टू 1948, यानी कि गांधी जी भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 ईस्वी तक समर्पित रहे। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन, यानी कि गांधी जी एक कट्टरपंथी के हाथों से मारे गए कब। तो हम आपको बता दें कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी एक कट्टरपंथी जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, उनके द्वारा मारे गए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि 30 जनवरी 1948 होगा। गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि एन ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि एक आत्मकथा जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि एक आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी होगा। एंड ऑटोबायोग्राफी, यानी कि एक आत्मकथा जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, यानी कि गांधी जी जो है वो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखा, किसके लिए, भिन्न भिन्न आर्टिकल लिखे, किसके लिए, तो यंग इंडिया के लिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यानी कि यंग इंडिया होगा। गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखा, किसके लिए, तो युवा भारत के लिए, यानी कि यंग इंडिया के लिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यानी यंग इंडिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जिसमें कह रहा है कि गांधी जी टॉक्स अबाउट डैश ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि गांधी जी बात करते हैं भारतीय सभ्यता की किस बात को लेकर, तो साउंड फाउंडेशन, यानी कि ध्वनि नींव की, यानी कि गांधी जी जो हैं वो भारतीय सभ्यता की नींव की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि साउंड फाउंडेशन होगा। गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि महात्मा गांधी जो है भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि साउंड फाउंडेशन होगा। गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का प्रवृत्ति रहा है कि वह बढ़ावा देता है, किसको, तो हम आपको बता दें कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, यानी कि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति रही है कि वह भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि मटेरियलिटी होगा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का जो प्रवृत्ति रहा है वह भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि मटेरियलिटी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है वो बढ़ावा देती है, किसको, तो इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि मोरल बीइंग होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग, यानी कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14
में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आई बिलीव दैट इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड टेकन फ्रॉम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में एक लाइन दिया गया है, लाइन ये है कि आई बिलीव दैट द इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। यानी कि भारतीय सभ्यता, भारत ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो विश्व में कभी भी कहीं भी पराजित नहीं हो सकती है। यह लाइन का अर्थ है। तो इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि यह लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया। तो हम आपको बता दें कि यह जो लाइन है, आई बिलीव दैट द इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी कि मेरा मानना है कि भारतीय सभ्यता, भारत की जो सभ्यता है वह भारत की जो सभ्यता है ऐसे विकसित की गई है जो विश्व में कहीं भी पराजित नहीं की जा सकती है। यह जो लाइन लिया गया है वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होगा। आई बिलीव दैट द इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि नथिंग कैन इक्वल द डैश ऑन आवर सैन, नथिंग कैन इक्वल द डैश ऑन आवर एंसेस्टर। यानी कि हमारे पूर्वजों ने जो बोया है वह ऐसी कौन सी चीज़ बोया है जो किसी के बराबर नहीं हो सकती। तो हम आपको बता दें कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा बीज बोया है, ऐसी सभ्यता का बीज बोया है जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी न पराजित हो सकती है और न उसके बराबरी का कोई हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि क्वेश्चन नंबर बी यानी कि सीड्स होगा। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स शोन बाय आवर एंसेस्टर। यानी कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो भारतीय सभ्यता का बीज बोया गया है वह किसी की बराबरी का नहीं है और यह कभी भी कहीं भी पराजित नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी सीड्स होगा। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि जापान हैज़ बिकम डैश। यानी कि जापान हो चुका है। जापान क्या हो चुका है? तो हम आपको बता दें कि जापान वेस्टर्नाइज्ड हो चुका है, यानी जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, यानी कि जापान का पश्चिमीकरण हो चुका है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि वेस्टर्नाइज्ड होगा। यानी कि जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, यानी कि जापान का पश्चिमीकरण हो चुका है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि वेस्टर्नाइज्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। यानी कि यूरोप के लोग जो है अपने पाठ को जो सीखते हैं वह किस के द्वारा लिखे गए लेख से सीखते हैं। तो हम आपको बता दें कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। यानी कि यूरोप के जो लोग हैं वह अपने लेसन यानी अपने अध्याय जो सीखते हैं वह ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा लिखे गए लेख से सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि ग्रीस एंड रोम होगा। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। यानी कि यूरोप के लोग जो हैं वो अपना लेसन, वो अपना पाठ जो है वह सीखते हैं ग्रीस और रोम के लोगों द्वारा लिखे गए लेख से। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि ग्रीस एंड रोम होगा। अब नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट यानी कि भारत की जो वैभव है वह क्या है। तो हम आपको बता दें कि भारत की जो वैभव है वह यह है कि यह और इसकी सभ्यता जो है वह अडिग है, यानी कि रिमेंस इमूवेबल है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि रिमेंस इमूवेबल होगा।
इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। भारत की जो वैभव है यानी कि भारतीय सभ्यता की जो वैभव है वह अडिग है। तो इसका मतलब है कि इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि रिमेन्स इमूवेबल होगा। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी कि सभ्यता जो है वो मनुष्य को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो हम आपको बता दें कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन पथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता जो है वह मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता दर्शाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि पथ ऑफ ड्यूटी होगा। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन पथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सभ्यता जो है वह मनुष्य को उसके कर्तव्य का रास्ता दर्शाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि पथ ऑफ ड्यूटी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर, यानी कि हम जो नैतिकता प्राप्त करते हैं, नैतिकता को ग्रहण करते हैं, वह किसको बढ़ावा देती है? तो वह हमारे जोश और जुनून को बढ़ावा देती है। यानी कि हमारी जो नैतिकता होती है वह हमारे जोश और जुनून को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि माइंड्स एंड पैशंस होगा। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर माइंड्स एंड पैशन, यानी कि हम जो नैतिकता को ग्रहण करते हैं वह हमारे जोश और जुनून को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि माइंड्स एंड पैशन होगा। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर माइंड्स एंड पैशन। अब नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि गुजरात की जो सभ्यता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण। द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी कि गुजरात की जो सभ्यता है वह अच्छे विचार को बढ़ावा देती है, यानी कि गुजराती सभ्यता का मतलब है अच्छा विचार। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि गुड कंडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि हैप्पीनेस इज लार्जली यानी कि हैप्पीनेस जो है वो बहुत बड़ा है। क्या चीज़? मेंटल कंडीशन यानी कि मानसिक स्थिति। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यानी कि ज़्यादा खुशी जो है वो बहुत बड़ी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि मेंटल कंडीशन होगा। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम, यानी कि हमारे पूर्वज जो थे वो हम लोगों को दूर रखे। किससे? पॉलिटिक्स यानी राजनीति से नहीं। लग्जरीज एंड प्लीजर, जी हाँ, हमारे जो पूर्वज थे वो हम लोगों को लग्जरीज यानी विलासिता और प्लीजर यानी कि सुख शांति से दूर रखें। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि लग्जरीज एंड प्लीजर होगा। आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम, यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा विलासिता और सुख शांति वैभव से। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि लग्जरीज एंड प्लीजर होगा। आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम, यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा विलासिता की जिंदगी और सुख की जिंदगी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि इन एंशियंट डेज कॉमन पीपल फॉलोड, यानी कि प्राचीन काल में सामान्य लोग जो थे वो किसके अनुयायी थे? तो हम आपको बता दें कि इन एंशियंट डेज कॉमन पीपल फॉलोड एग्रीकल्चर, यानी कि प्राचीन काल में
प्राचीन काल के दिनों में सामान्य लोग जो थे वह एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर आधारित जीवन जीते थे, यानी कृषि के अनुयायी थे, यानी कि कृषि कर ही जीवन यापन करते थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि होगा। इन एंशियंट डेज कॉमन पीपल फॉलोड, यानी कि प्राचीन काल के दिनों में सामान्य लोग जो हैं वह कृषि को के अनुयायी थे, यानी कि कृषि का अनुसरण करते थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि एग्रीकल्चर होगा, यानी कि कृषि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डैश रूल, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ के नियम को आनंद लेते थे, कहाँ के नियम को आनंद लेते थे? तो होम रूल यानी कि घर के नियम को, यानी कि होम रूल यानी कि विलेज में रहना पसंद करते थे, यानी गाँव में रहना पसंद करते थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि होम होगा। आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो गांव में रहना पसंद करते थे, अपने पैतृक निवास पे रहना पसंद करते थे। तो वही कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि होम होगा। अब नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कह रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेजेट, यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो प्रचार करती है, किसका प्रचार करती है? तो इमोरलिटी का प्रचार करती है, यानी कि अनैतिकता का प्रचार करती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि इमोरलिटी होगा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेजेट, यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो है वह बढ़ावा देती है अनैतिकता को, इमोरलिटी को। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि इमोरलिटी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, यानी कि आधुनिक सभ्यता की जो पूजा है वह मुख्य रूप से किसकी पूजा है? तो वह मुख्य रूप से जो है वह आधुनिकता की पूजा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं भौतिकतावाद की पूजा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि आधुनिक सभ्यता जो है वह मूल रूप से भौतिकतावाद यानी कि भौतिकतावाद की पूजा करती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि आधुनिक सभ्यता जो है वह मूल रूप से भौतिक की पूजा करती है, भौतिकतावाद की पूजा करती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि मटेरियल होगा, यानी कि भौतिकतावाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी हैज़ कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू डैश सिविलाइजेशन, यानी कि महात्मा गांधी जो है वो भारतीय सभ्यता की तुलना किसके साथ करते हैं? तो हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता की तुलना जो है वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि वेस्टर्न होगा। महात्मा गांधी हैज़ कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू डैश सिविलाइजेशन, यानी कि महात्मा गांधी हैज़ कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता की तुलना जो है वो पश्चिमी सभ्यता से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कह रहा है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि गिब्बन जो है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया इटली, ऑप्शन बी में दिया गया स्वीडन, ऑप्शन सी में दिया गया रसिया, ऑप्शन डी में दिया गया अमेरिका। तो हम आपको बता दें कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि गिब्बन जो है वह संबंधित है इटली से। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इटली होगा। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली, यानी कि गिब्बन जो है वो इटली से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें कह रहा है कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, यानी कि विश्व प्रसिद्ध जो एटिक सिविलाइजेशन है यानी कि एटिक सभ्यता है वह कहाँ है?
तो हम आपको बता दें कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस, यानी कि विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता जो है वह ग्रीस में है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ग्रीस होगा। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस, यानी कि विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता जो है वह ग्रीस में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का मतलब क्या है भारत के लिए। तो हम आपको बता दें कि पश्चिमी सभ्यता का मतलब है हमारे भारत का विनाश। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि रियोन होगा, यानी कि विनाश होगा। यानी कि पश्चिमी सभ्यता का मतलब है हमारे देश के लिए यानी हमारे भारतीय सभ्यता के लिए कि हमारा भारत विनाश की ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि रेयन होगा। रेयन का मतलब होता है विनाश या सर्वनाश, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का विकास अगर हमारे देश भारत में होता है तो भारत विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि रेयन होगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रेयन फॉर इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें कह रहा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार किनका मोटो रहा है। तो हम आपको बता दें कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार जो है वह वेस्टर्न फिलोसफर यानी कि पश्चिमी दार्शनिक का जो है विचार रहा है, मोटो रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि वेस्टर्न फिलोसफर होगा। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार जो है वो हमारे पश्चिमी दार्शनिक का जो है विचार रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि वेस्टर्न फिलोसफर यानी कि पश्चिमी दार्शनिक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें कह रहा है कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि मिस्र का शासक कौन था। तो हम आपको बता दें कि मिस्र का शासक फेराहोस था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि फेराहोस होगा। फेराहोस वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें कह रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार आधार है। किसका आधार है? तो इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन होगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार जो है वो भारतीय सभ्यता का एक आधार है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें कह रहा है कि सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी कि त्याग जो है वो हमारा जो एम है उसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी कि त्याग जो रहा है वह किसका लक्ष्य रहा है, किसका एम रहा है। तो हम आपको बता दें कि सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर फिलोसफर, यानी कि त्याग जो है वो हमारे दार्शनिक यानी कि हमारे भारतीय सभ्यता के जो दार्शनिक है उनका जो लक्ष्य है वह त्याग है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि फिलोसफर होगा। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर फिलोसफर, यानी कि त्याग जो है वो हमारे दार्शनिक यानी कि भारतीय सभ्यता के दार्शनिक का जो है वह लक्ष्य है, एम है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि फिलोसफर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें कह रहा है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, यानी कि कौन हमारे
कौन जो है वो छोटे गांव में रहकर संतुष्ट थे? तो हम आपको बता दें कि आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वह छोटे गांव में रहकर संतुष्ट रहते थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि आवर एंसेस्टर्स होगा। यानी कि आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, यानी कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वह छोटे से गाँव में रहकर संतुष्टि प्राप्त करते थे, यानी कि छोटे से गांव में रहना उन्हें पसंद आता था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी आवर एंसेस्टर होगा। आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश एन अदर, यानी कि हमारी जो सभ्यता है यानी कि भारतीय सभ्यता है वह हमें क्या सिखाती है, यानी कि क्या शिक्षा देती है? तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है वह हमें शिक्षा देती है कि हम फ्रेंडली रहें एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे के दोस्त बने रहें, दोस्ती रहे एक दूसरे को। हमारे भारतीयों को कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यानी कि हमारी जो सभ्यता है यानी कि भारतीय सभ्यता है वह हमें सीख देती है कि हम आपस में एक दूसरे से दोस्ती से रहें, यानी फ्रेंडली से रहें। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली एन अदर, यानी कि एक दूसरे से दोस्ती से रहने के लिए हमारी जो है सभ्यता, भारतीय सभ्यता वो शिक्षा देती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि फ्रेंडली होगा। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली एन अदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें कह रहा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी कि गांधी जी जो है वो चंपारण कब गए? तो हम आपको बता दें और आपको जानकारी होगा पहले से कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, यानी कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो 1917 ईस्वी में चंपारण गए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि 1917 होगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, यानी कि गांधी जी चंपारण जो है 1917 ईस्वी को गए। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें कह रहा है कि गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल डैश, यानी कि गांधी जी जो है वो हमेशा विश्वास करते थे सादा जीवन जीने में। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, यानी कि महात्मा गांधी जी जो है वह हमेशा सादा जीवन जीने में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि लिविंग होगा। गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, यानी कि गांधी जी हमेशा से जो है वो सादा जीवन जीने के लिए जीवन जीने में विश्वास रखते थे। कहा भी गया है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में एक लाइन दिया गया। लाइन कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सभ्यता वह विचार है, वह आचरण है जो हमें दर्शाती है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य का रास्ता देखें। तो इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि यह जो लाइन है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सभ्यता जो है वह हमारी जो सभ्यता है वह हमें शिक्षा देती है या हमें दर्शाती है कि हम अपने कर्तव्य के रास्ते को देखें, यानी कि दर्शाती है कर्तव्य के रास्ते को। वह कहाँ से लिया गया है यह लाइन? तो यह लाइन जो लिया गया है वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि हमारी जो सभ्यता है वह हमें दर्शाती है अपने कर्तव्य के रास्ते को। यह जो पंक्ति है वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स
ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 में भी एक लाइन दिया गया, लाइन कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 में जो लाइन दिया गया है वह कहाँ से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 41 में जो लाइन दिया गया है वह भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होगा। सम ऑफ द इमीडिएट आर ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें कह रहा है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 में भी एक जो है कि लाइन दिया गया है, लाइन कह रहा है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। तो यहाँ यह लाइन कहाँ से लिया गया है वह क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है। तो हम आपको बता दें कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कि यह लाइन जो है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कि यह जो लाइन है वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैड केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। और क्वेश्चन नंबर 43 जो इस वीडियो और इस चैप्टर का अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें भी एक लाइन दिया गया है, एक वक्तव्य दिया गया है। वक्तव्य कह रहा है कि एक वाक्य दिया गया है जिसमें कह रहा है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैड केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। यानी कि यह जो पंक्ति है वह कहाँ से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि यह जो पंक्ति है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैड केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, तो यह जो पंक्ति है वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 जो इस वीडियो और इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 1 जिसका टाइटल था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 2 जिसका टाइटल है भारत इज़ माई होम, जो कि एक स्पीच है, उससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।